नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करेंगे 5 शहर 5 खबरों का। आज सबसे पहले बात गुजरात में दूसरी बार बीजेपी के भूपेंद्र सरकार की होगी। दूसरी खबर डिंपल यादव के सांसद शपथ की। फिर बात करेंगे आजम खान पर धर्मांतरण से जुड़े संगीन आरोपों की, और इसके बाद माफिया मुख्तार पर ईडी के शिकंजे की, और फिर आखिर में बात करेंगे झारखंड में कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों के दौर की। तो शुरू करते हैं हमारा ये खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर को। एक बार फिर गुजरात की सत्ता संभालने वाले भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के 18वें सीएम की शपथ ली है। इसके साथ ही 16 विधायकों ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। यह शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। और शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुखिया शामिल हुए। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। तो भूपेंद्र पटेल ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में एक शानदार जीत हासिल की है, और उस जीत के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेंद्र भाई पटेल ने एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण ली है। और इसके साथ आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। और इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। गुजरात में शानदार जीत को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर नजर आ रही है, और इसी कड़ी में आज शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया। आज मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र भाई पटेल ने एक बार फिर से शपथ ली है, और उनके साथ 16 विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, आज गुजरात में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें आज एक बार फिर से भूपेंद्र भाई पटेल ने सीएम पद की शपथ ली। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी देखिए योगेश, बिल्कुल गुजरात में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें से जो है 156 सीट गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी जीत हासिल की थी। तो उसमें भूपेंद्र पटेल जो है आज मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। शपथ में जो है मुख्यमंत्री के साथ में तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं आज गुजरात में मौजूद रहे थे। खुद प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ पर खुद मौजूद थे, साथ ही अमित शाह और राजनाथ सिंह और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद उनके साथ में मौजूद है। तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। जिस तरीके से एक पूर्ण बहुमत से जो है दोबारा से सरकार गुजरात के अंदर बनाई गई है, तो गुजरात को जो पूरी तरीके से यहाँ पर तमाम मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं खुद वहाँ पर पहुंचे हुए थे, साथ ही राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ में थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ में मौजूद थे शपथ ग्रहण समारोह में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के अंदर अब बहुमत से जो सरकार बनी है, तो उसमें जो है 16 मंत्रियों को जो शपथ ग्रहण समारोह में जो शपथ दिलाई गई है कि 8 जो है कैबिनेट मंत्री और जो है 6 राज्य मंत्री और जो 2 जो है स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं यहाँ पर बनाए गए। जिस तरीके से कैबिनेट में जो विस्तार भी जो है साथ के साथ कर दिया गया है, वहीं साथ ही जो है जिन मंत्रियों को जो है यहाँ पर कैबिनेट दिया गया है, उन मंत्रियों को पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी देते हुए कहा गया है कि खुद भूपेंद्र भाई पटेल ने साफ साफ दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जिस तरीके से कैबिनेट में जो जगह दी गई है, उन जगह पर कितने कायम मंत्री यहाँ पर उतरते, कितने लोगों की जनता की सेवा करते। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बार दोबारा से गुजरात में अपनी सरकार बनाई है, शपथ लेते ही पहले उन्होंने सबसे पहले जो है 16 मंत्रियों को यहाँ पर कैबिनेट में जगह दी है। जी बिल्कुल नितिन, इस दौरान क्या विपक्ष का नेता भी कोई दिखाई दिया? क्या विपक्ष के नेता को किसी को आमंत्रण दिया गया क्या?
जी देखिए, बिल्कुल विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रण किया गया था, लेकिन विपक्ष के नेता कुछ वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। जिस तरीके से वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े-बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र भाई पटेल ने आज गुजरात में दूसरी बार शपथ लिए, शपथ लेने के बाद में वो एकदम जो है एक्शन में नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत मिला है और पूर्ण बहुमत की जीत के बाद यहाँ पर जो है कैबिनेट का भी विस्तार उन्होंने किया है। जिस तरीके से जो तमाम विधायकों को भी जगह दी और साथ ही कैबिनेट के विस्तार के बाद में उन्होंने शपथ लेते ही जो है उन्होंने साफ साफ सभी को विभाग देने की अभी जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से विभाग किसको दिया गया, लेकिन इसमें जो है कहीं जिस देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, जीत हासिल हुई है, तो उस पर जो है तमाम लोगों को पहले बधाई दी है। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र भाई पटेल को बधाई देते हुए कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में एक बार दोबारा से रिपीट हुई है, तो उसको देखते हुए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, पूरे जोर शोर से तो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जीत हासिल की, जिसमें 156 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी विजय बनी है और साथ ही उसके साथ में तमाम बड़े बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। नितिन, वो कौन प्रमुख से चेहरे हैं जो इस भूपेंद्र भाई पटेल के दूसरी बार सरकार में जो है मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री का जो विस्तार किया, 16 मंत्रियों को यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। पहले जो है कुंवर भाई मोहनलाल हैं, भुवनेश बघेली हैं, कुबेर भाई डिगोरा है, कुबरजीत है, जगदीश विश्वकर्मा है, तमाम बड़े इसमें जो है चेहरे हैं, उन चेहरों को भी जगह दी गई और साथ ही कुछ नए चेहरों को भी इसमें जो है कैबिनेट मंत्री के विस्तार में जो आज शपथ दिलाई, कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल हुए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो दाव लगाया जा रहा था कि काफ़ी सालों में दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर जीत हासिल की है, तो तमाम इसमें कुछ नए चेहरों को भी इसमें नया कौन सा चेहरा है जिसको तरजीह दी गई है नितिन? जी देखिए, बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जगदीश विश्वकर्मा को भी बताया गया कि नया चेहरा था, विधायक थे और तमाम इसमें जो और भी एक दो चेहरे और भी जिस तरीके से इसमें जगह दी गई है, क्योंकि 2000 दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार विजय बनाई है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है गुजरात के अंदर। जिस तरह उसमें जो कार्य के ऊपर भी करा गया कि जिस तरह जो अच्छा कार्य करेगा और जनता के बीच में जाएगा उसको जो मंत्रिमंडल में दोबारा भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि गुजरात में सरकार बनी है, एक बार दोबारा से रिपीट भारतीय जनता पार्टी हुई है, उसमें तमाम जो है कुछ नए चेहरे भी और साथ ही जो मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ में कैबिनेट में जो भूपेंद्र भाई पटेल की कैबिनेट में शामिल हुए, उनको भी साफ साफ दिशा निर्देश देते हुए यही कहा गया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और कार्य करेगी, लोगों के बीच में वो कार्य पहुंचाए जाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्व दोबारा से जो जीत हुई है गुजरात के अंदर, तो गुजरात में तमाम लोगों को उन्होंने बधाई भी दी, तमाम बड़े बड़े चेहरों ने बधाई दी, क्योंकि गुजरात के द्वारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी बनाए गए थे। तो इसी को देखते उन्होंने जो है कुछ अपने 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शपथ दिलाई गई है, शपथ में यहाँ पर जो है उन लोगों को जो पूरी तरीके से निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए और लोगों के बीच में देखना होगा किस तरीके से लोगों के बीच में, जनता के बीच में ये लोग कार्य करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया किस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ ही 16 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उधर मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद सपा की सांसद डिम्पल यादव ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली है। वे अपने पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में स्थित संसद भवन पहुंची थी। सदन की शपथ लेने के बाद डिम्पल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उधर यूपी की सियासत को लेकर दिल्ली में आज विपक्ष एकजुट हुआ है, जिसमें अखिलेश के साथ जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को यूपी में घेरने की योजना बनाई जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा झा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। पूजा, किस तरीके की तस्वीरें साफ हो रही हैं, क्योंकि आज जिस तरह से डिम्पल यादव ने शपथ भी ली है और उसके बाद बताया जा रहा है कि विपक्ष एकजुट नजर आने की कोशिश कर रहा है, एकजुट होने का, और उसके बाद बीजेपी को घेरने की कवायद अभी से कर दी। पूजा जी योगेश, आपको बता दूं कि मैनपुरी उपचुनाव में जिस तरीके से डिम्पल यादव ने बम्पर जीत हासिल की थी, उसके बाद आज वो दिल्ली पहुंची, जहां पर उन्होंने लोकसभा में संसद पद की शपथ ली है और संसद सदस्य के तौर पर आज उन्होंने शपथ ली है। दिल्ली पहुंची थी वो और उनके साथ अखिलेश यादव मौजूद थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस दौरान उन्होंने लोकसभा स्पीकर के समक्ष शपथ ली संसद पद की। लोकसभा स्पीकर ने उनको सांसद के रूप में शपथ दिलाई और यहाँ पर
शपथ लेने के बाद एक जो खास बात यहाँ पर देखने को मिली वो ये कि शपथ लेने के बाद डिंपल यादव जो है वहां पर मौजूद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पास गई और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान सोनिया गांधी ने भी उनका अभिवादन किया और उनका अपना आशीर्वाद दिया। तो डिंपल यादव की बात की जाए तो उन्होंने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के रघुराज शाक्य को कड़ी टक्कर दी थी और करीब 3 लाख वोटों से उन्होंने यहाँ पर अपनी जो जीत है वो दर्ज की थी। बीजेपी ने ये सीट को जीतने के लिए सारे गणित लगा दिए थे, हर तरीके से प्रचार किया गया था, लेकिन डिंपल यादव के सामने बीजेपी के जो सारे गणित थे वो ध्वस्त हो गए और मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने अपना कब्जा जमाया और आज सांसद पद के रूप में उन्होंने शपथ ली है। बिल्कुल पूजा, लेकिन इसी दौरान विपक्ष के एकजुटता की भी खबर सामने आ रही है और पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि बीजेपी को किस तरीके से घेरना है। बिल्कुल, डिंपल यादव की बात की जाए तो शपथ ग्रहण करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, तो राजनीतिक गलियारे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके का जो पैर छूना सोनिया गांधी के, ये कहीं ना कहीं 2024 में गठबंधन की सुगबुगाहट है। वहीं एक जानकारी ये भी मिल रही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं, तो जो जयंत चौधरी हैं, चंद्रशेखर हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और 2024 में लोकसभा जो चुनाव होने हैं और इसके अलावा जो निकाय चुनाव यूपी में होने हैं उसको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। तीनों नेताओं के बीच में गठबंधन को लेकर बात की जा सकती है, विचार विमर्श किया जा सकता है कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी को सभी मोर्चों पर घेराबंदी की जाए, बीजेपी की किस तरीके से किन किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जाए 2024 में, और जो उनका गठबंधन अगर वो लोग करने वाले हैं तो वो सफल रहे, इसको लेकर चर्चा की जाने वाली थी। हालांकि ये कयास ही लगाए जा रहे हैं, अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं सामने आई है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के बीच में मुलाकात हुई है या नहीं। वहीं कल की अगर बात की तो जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के बीच में मुलाकात हुई थी, उनके बीच में बातचीत हुई थी और कयास यही थे कि आज अखिलेश यादव उन नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव और जो निकाय चुनाव यूपी में होने वाले हैं उनमें बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाए उसको लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है या रणनीति बनाई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। पूजा झा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया किस तरीके से रणनीति बनाई जाने लगी है। अभी से विपक्ष एकजुट होने की दिशा में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करीब 1 दर्जन परिवारों के 80 सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है। ये लोग रामपुर जिले के रहने वाले हैं और धोबी दलित वर्ग के हैं। मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महाराज यशवीर ने गंगा जल से शुद्धिकरण कराकर सभी के गले में जनेऊ धारण कर गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति डलवाकर इन सभी लोगों की इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई है। इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करने वाले लोगों ने आजम खान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 12 साल पहले आजम खान ने जबरन हिंदू धर्म से उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनवाया था। और इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इन लोगों की जमीन जायदाद भी आजम खान के गुर्गों ने हड़प ली, जिससे परेशान होकर इन सभी लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। अब मैं हिंदू धर्म में आ गई, मैं बहुत खुश। अब मेरा नाम कविता। कब आपने हिंदू धर्म कब आप मुस्लिम बने थे बताइए? हम 12 साल पहले बने थे। ऐसा क्या हुआ था जो आपको हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनना पड़ा था? क्या था? आजम साहब ने हमारे साथ कुछ नहीं, उनके आदमियों ने हमें कुछ अच्छा ही नहीं दी और हमारे साथ बहुत बुरा जुल्म करा, तो इसलिए हम अपने हिंदू धर्म में आके। किसने आपसे धर्म परिवर्तन कराया था? आजम खान के आदमियों ने। कौन है आजम खान? आप लोग? आजम खान जो मुसलमानी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले? पहले नाम फरजाना नाम था मेरा। अब क्या नाम? अब मेरा सविता नाम है। और पहले भी ये नाम था, क्या कहते हैं, आजम खां के दबाव में हम लोग मुसलमान बने और आजम खानों ने बहुत कुछ करा, मेरे साथ ज़मीन जायदाद हमारी सब छीन ली और बहुत लोग हिंदू भाई, कई लाख लोग परेशान हुए इस आजम खां की वजह से। ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया हमें, जब हमारी ज़मीन जायदाद छीन ली, हमें परेशान करा। अब हम एक एक टुकड़े से दर्ज हुए, हम बहुत परेशान हैं। आजम खान जेल में भी रहे हुए हैं, अब लगातार उन पर जो कार्रवाई भी की जा रही है, सत्ता से भी बाहर लगभग हो चुके हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वो भी बहुत बेईमानी की और चोरी की। और देखिए, आजम खां को अगर आज का खूंखार औरंगजेब कहा जाए तो गलत नहीं है। जो
औरंगजेब बादशाह ने अपने शासन में हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार किए थे, उससे भी ज्यादा ये अत्याचारी है और बहुत बड़ा गुंडा है। और आज रामपुर के अंदर जो रामपुर हिंदू बाहुल्य था, आज रामपुर हिंदू कम होते हुए जा रहे हैं और मुसलमान बाहुल्य हो चुका है। उसका यही कारण है कि 4-5 लाख से भी अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण रामपुर में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये बेहद हैरान करने वाली और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें धर्मांतरण का मामला 12 साल पहले था और अब इन लोगों ने घर वापसी की है। बिल्कुल योगेश, आपको बता दें ये पूरा मामला रविवार की शाम का है, जहां रामपुर से आए हुए 1 दर्जन से अधिक दलित परिवार के लोगों ने यहाँ मुजफ्फरनगर बगरा ब्लॉक में पहुंचकर यशवीर महाराज जो है उनके नेतृत्व में हिंदू धर्म में वापसी की है। और उन्होंने बड़ा आरोप जो है वो रामपुर के जो पूर्व विधायक सांसद हैं आजम खान उनके ऊपर लगाया कि 12 साल पहले जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया, जिस तरह से उन्हें दबाव में लेकर उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था, कहीं ना कहीं अब जो योगी सरकार है उनकी जो माफिया और दबंगों के खिलाफ जिस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसको देखते हुए उनमें एक हिम्मत आई है और उसी के चलते आज वो यहाँ मुजफ्फरनगर पहुंचकर उन्होंने यशवीर महाराज के नेतृत्व में अपने धर्म में वापसी की है। आशुतोष, इन लोगों ने 12 साल पहले जिस तरह से आजम खां के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया था, उनके गुर्गों के द्वारा उनकी जो संपत्तियां थी उस पर कब्जा कर लिया गया था और जब तक उन्होंने अपना धर्म नहीं बदले, जब तक वो मुसलमान नहीं बन गए, तब तक उनका उत्पीड़न वहाँ होता रहा। आशुतोष, इन लोगों ने घर वापसी तो कर ली है, लेकिन क्या किसी तरह की कोई शिकायत किसी के खिलाफ दी है क्या, तहरीर दी गई है क्या, प्रशासन का क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अभी तक जिस हिसाब से हमारी बात हुई है अभी तक उनका सिर्फ यही कहना है कि उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी कर लिया और योगी सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा, एक उम्मीद है कि उनके मामले में जरूर सुनवाई की जाएगी और जो दोषी हैं जो आजम खां है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आजम खान पर ये बड़े आरोप लगाए गए हैं और ऐसे आरोपों के बाद जाहिर तौर पर है कि आजम खान कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देना ही होगा, तो क्या अब तक कोई रिएक्शन सामने आया क्या? या आजम खान के परिजनों की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए अभी तक इसमें जो सत्ता के जो कदावर नेता हैं या आजम खान की बात करें या उनके परिवार की बात, अभी तक किसी का कोई भी इसमें कोई बयान हमारे सामने अभी तक नहीं आ पाया है। हालांकि उनसे संपर्क जरूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई भी कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि दरअसल ये केवल 80 लोग ही नहीं, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था और कई ऐसे लोग हैं इनके अलावा भी जो कि घर वापसी कर चुके हैं और अभी भी कई ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनकी घर वापसी कराने की बात कही जा रही है। क्योंकि अभी जो महाराज जिन्होंने ये शुद्धिकरण करा करके इनकी घर वापसी की बात कही है, इन्होंने खुद कहा कि इससे पहले भी इन लोगों ने कई लोगों को जो है घर वापसी करा चुके हैं। जी योगेश, बिल्कुल आपको बता दें जो यशवीर महाराज है जिनके नेतृत्व में ये घर वापसी हुई है, उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 500 से अधिक जो मुस्लिम है उनके वो घर वापसी करवा चुके हैं और लगातार उनका जो ये अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। क्योंकि यशवीर महाराज का कहना है कि किसी कालखंड में जरूर उन्हें किसी दबाव में लेकर इस तरह से जो है वो मुस्लिम बनाया गया था और जो भी मुसलमान अपने धर्म में वापसी करना चाहता है उनका यहाँ स्वागत है और वो लगातार इस मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल, मुहिम को आगे लेकर के चलेंगे। जो पिछले 500 लोगों को उन्होंने कहा कि घर वापसी कराई गई है, वो 500 लोग क्या मुजफ्फरनगर रामपुर के ही हैं या फिर अलग अलग जिलों के हैं? देखिए योगेश, इसमें अलग अलग प्रांतों से जो है वो मुसलमान यहाँ पर आते हैं और बगरा में जो इनका आश्रम है वहाँ पर ये धर्म वापसी का जो कार्यक्रम होता है ये चलता है। अब तक अगर बात करें जो 500 लोग हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, कुछ मुजफ्फरनगर में लोकल भी हैं जिनकी जो घर वापसी है जो कराई गई है। और अब ये जो ताजा मामला ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट से है जिसमें 1 दर्जन से अधिक दलित परिवार जिसमें लगभग 80 लोग थे जिनको ये धर्म वापसी कराई गई है। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष यहाँ पर दरअसल एक सवाल ये उठने लगा है कि आजम खान तो उस दौरान सरकार में थे नहीं, बीएसपी की सरकार हुआ करती थी, क्योंकि मामला 12 साल पहले का बताया जा रहा है। तो 12 साल पहले का जब मामला था बीएसपी शासन में थी,
मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब इनकी तरफ से कोई जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई। उसके बाद पिछले 5 साल भी योगी आदित्यनाथ की सरकार रही, इस दौरान भी कोई जानकारी नहीं दी गई। अब अचानक से कैसे इनके मन में ये चीजें आई, ये बातें आई, और ये कैसे अब निडर हो गए? देखिए योगेश, जिस तरह से इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि जब सत्ता में योगी सरकार आई थी उसके बाद जिस तरह से दबंगों पर और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार उपचुनाव है और उपचुनाव में वहाँ सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, तो उसको देखते हुए इनमें एक हिम्मत जगी है, एक उम्मीद जगी है कि अब जो है, क्योंकि इन्होंने 12 साल पहले बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, जिसके चलते इनकी हिम्मत जो थी वो बिल्कुल टूट गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार में इनकी वो हिम्मत जो है वो वापस आई है, एक विश्वास इनके बीच में जागा, और उसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ आकर अपने धर्म वापसी की है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से धर्म परिवर्तन को लेकर के अब बवाल मचता नजर आ रहा है। उधर लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैचमेंट कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसमें जालौन में 2 प्रॉपर्टी अटैच होंगी। आपको बता दें कि ये संपत्ति विकास कंस्ट्रक्शन फर्म के नाम पर है। फर्म के जरिए मुख्तार के साले आतिफ ने करोड़ों की अवैध संपत्ति जुटाई और ये अहम जानकारी बैंक खातों के ट्रांजैक्शन के बाद ईडी को मिली थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जालौन में 2 संपत्तियां अटैच की जाएंगी। साले आतिफ ने करोड़ों की संपत्ति जुटाई है, इस बात की जानकारी मिली है ईडी को। माफिया मुख्तार पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है ईडी का। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई अब देखने को मिल सकती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपको किस तरीके से और क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है? बिल्कुल, मैं बता दूं, मुख्तार अंसारी की लगातार जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। इसमें ईडी जो है, ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जालौन में जो 2 इनकी संपत्तियां हैं उसको जो है अटैच करेगी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अपने पास। अब देखने वाली बड़ी बात होगी जो मुख्तार से जुड़े हुए जो कई लोग हैं उनकी किस तरह की जो है ईडी कार्रवाई करती है। हालांकि इसमें जो है जो मुख्तार के साले हैं अतीक व अन्य कई और लोग हैं, उनका भी नाम जो है सामने आ रहा है। ये जो संपत्ति है ये मुख्तार अंसारी और इनके साले की संपत्ति बताई जा रही है, जिस पर ईडी की आज एक बड़ी कार्रवाई जो है, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जी योगेश, बिल्कुल, जालौन की 2 संपत्तियां अटैच करने की बात कही जा रही है और इसके साथ ही और कौन कौन सी जगह पर हैं वो तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा चंदन, और तमाम सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुक करेंगे अब झारखंड का। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही पार्टी में घमासान तेज हो गया है। नई कार्यकारिणी के गठन हुए 2 दिन भी नहीं हुए कि प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नई कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से पार्टी में विवाद तेज हो गया है। हालांकि पार्टी की तरफ से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन के खिलाफ कदम उठाने पर लगाम लगाने की पहल की गई है। वहीं पार्टी के नेताओं का कहना है कि राज्य में नई कमेटी का गठन लंबे समय से के बाद हुआ है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं, धीरे धीरे सभी शिकायतों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, ये इस्तीफों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है कांग्रेस में, लेकिन इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि कल कांग्रेस मुख्यालय में बैठक भी आयोजित की गई है।
देखिए योगेश, सबसे बड़ी बात आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि कल अनुशासन समिति की एक बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में तय किया जाएगा कि जिन लोगों ने कहीं न कहीं पार्टी के लाइन से हटकर बातचीत की है और साथ साथ कहीं न कहीं किसी तरह का कोई उल्लंघन किया है तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों की नाराजगी है उसको नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी के स्तर पर बातचीत करके कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में जो भी स्थान उनको मिल पाएगा वो दिया जाएगा। लेकिन हाल के दिनों की बात की जाए तो दो तरह से काम हुआ है। सबसे पहले जिलाध्यक्षों का गठन किया गया था, जिला के अध्यक्ष बनाए गए थे और इसके बाद से पूरे प्रदेश की कार्य समिति का गठन किया गया है। और ऐसे मौके पे जब जैसे ही कार्य समिति का गठन हुआ वैसे भारी विरोध भी कई इलाकों से देखने को मिला। सुनील सिंह जो पार्टी में एक नेता बड़े दिनों के माने जाते हैं, पुराने नेता माने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर राजेश ठाकुर जो प्रदेश के अध्यक्ष है और प्रदेश के जो प्रभारी है अविनाश पांडे, उन दोनों पे कई आरोप मढ़ दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब पार्टी की स्थिति और भी खराब होगी। तो कुल मिलाकर कई चीजें चल रही है। मयूर शेखर झा भी कमेंट किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है अध्यक्ष के खिलाफ और कहा है कि पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं है। तो साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से पहली बार कहा गया था जब जिलाध्यक्षों का चयन किया गया था उस समय की महिलाओं को और खास करके अल्पसंख्यकों को तवज्जो नहीं दी गई है, तो फिर से एक बार उस तरह की बातें सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिति में जो पार्टी में निर्णय लिए जा रहे हैं वो सही फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, जिसका विरोध हो रहा है। जी राकेश, आपने शुरुआती दौर में ही कहा कि दरअसल कुछ नेताओं पर एक्शन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये एक्शन हुआ और नाराज नेता ये लामबंद होकर एक गुटबाजी के तौर पर एक गुट तैयार कर लेते तो ऐसे में आने वाले समय में तो कांग्रेस के लिए खासा नुकसानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी गुटबाजी दिखाई पड़ रही है ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कई बार ऐसी चीजें आई हैं जो बड़े बड़े नेताओं की लॉबी चलती है, खास करके मैं नाम फिलहाल नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई ऐसी लॉबी है जिसको लेकर कांग्रेस भवन में हंगामा भी होता रहा है, लड़ाइयां भी होती रही है और कहीं न कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाते रहे हैं। तो आज की बात की जाए तो कहीं न कहीं इस तरह के शुभ संकेत भी मिल रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि और भी विरोध देखने को मिलेगा। कांग्रेस भवन में हो सकता है कि कुछ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और कुछ जानकारियां जिस तरीके से मिली है कि कुछ लोगों ने पुतला जलाने की भी कोशिश करने की बात कही है। तो हो सकता है कि जब अनुशासन समिति की बैठक होगी उस समय कुछ कार्रवाई भी होगी और हो सकता है कि तो जाहिर तौर पर है अगर कार्रवाई होती तो ये लामबंदी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश, हमारे साथ जुड़े जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।